एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जो हमारी केवीएस की सीरीज चल रही है आपने देखा होगा, तो ये जो एसक्यूएल है उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो ऑलरेडी लेक्चर्स हम दे चुके हैं उसके आगे का पार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू और उसके पार्ट हमने सारे पढ़े थे, एज वेल एज क्लॉजेस भी हमारे कंप्लीट कवर अप किए हैं मैंने। अब जब आपका सिलेबस को, और ये लेक्चर्स ना स्पेशली केवीएस के हिसाब से भी हैं डिजाइन। वैसे तो एसक्यूएल जो है सीएसआईटी में किसी भी आप स्टेजेस में हो, सब जगह इंपॉर्टेंट है, यूज होता है, चाहे बीटेक हो, मास्टर्स हो, कहीं भी। लेकिन इसमें जो मतलब मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं केवीएस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस सीक्वेंस को मैंने फॉलो किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आज नेक्स्ट जो है हमारा पार्ट ऑफ एसक्यूएल, जो हमने एक तो इंट्रोडक्शन किया है पहले, वो हमने डिटेल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमने पार्ट ऑफ एसक्यूएल किया है जिसमें हमने डिटेल स्टडी किया है, जो आपके सिलेबस में एज इट इज मेंशन है, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। इसके अलावा एम्बेडेड भी कराया है मैंने। इसके अलावा क्लॉजेस भी हमने कंप्लीट किए हैं, जो भी तीनों मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्लॉजेस यूज होंगे क्वेरीज में, और यहाँ तक कि क्रिएट वर्क कमांड्स तक हमारा हो चुका है। अब मैं पहले आपको एक कंस्ट्रेंट बताऊंगी, कंस्ट्रेंट और डेटा टाइप्स। ये भी आपके में मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लिमिटेड है, तो मैं बता दे रही हूँ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल कौन कौन सी अप्लाई होंगे, और डेटा टाइप एंड डेटा साइज। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग ऑपरेशन बचे हुए हैं डीएमएल के, वो करवाऊंगी मैं। ये क्रिएट तो था वो डीडीएल के अंदर था, यहाँ तक मैं ऑलरेडी आपको कवर अप करा चुकी हूँ। ये ब्रीफ ओवरव्यू था जितना अभी तक हमने कवर अप किया है। अब आइए कंस्ट्रेंट पे, कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर बोले नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है यहाँ पे कंडीशंस थे, रिस्ट्रिक्शंस जो हम डेटाबेस के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि कोई भी कुछ भी डेटा एंटर ना करे उसमें। तो ये कंस्ट्रेंट जब हम क्रिएट करते हैं, और जो कंस्ट्रेंट है ना वो अप्लाई होती है जब डेटाबेस हमारा डिजाइन फेज में होता है, जब डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे हमें एसक्यूएल में या ओरेकल में आप जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसमें हमें कंस्ट्रेंट बतानी पड़ती है, कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं किसका, डेटाबेस का। और स्ट्रक्चर स्कीमा वर्ड जो है ना, अब बार बार अगर मैं स्कीमा बोलूं तो ये इंटरचेंजेबल है, ये सेम चीज है। टेबल का स्ट्रक्चर और टेबल का स्कीमा बोथ आर सेम। अब आते हैं कंस्ट्रेंट पे। जैसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट मैंने लिखा है यहाँ पे यूनिक। यूनिक का मतलब होता है, मैंने आपको एक टेबल बताया था ना कि एसक्यूएल यूज करें या कोई भी हम सॉफ्टवेयर यूज करें, तो यहाँ पे डेटाबेस जब भी वर्ड यूज होगा तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई डेटाबेस क्रिएटेड है जो कि इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, यानी कि रोज और कॉलम के फॉर्म में है, मतलब एट्रीब्यूट और टपल्स हैं इसके अंदर। अब ये देखिए यूनिक का मतलब क्या होता था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कीज का कॉन्सेप्ट जो मैं पहले पढ़ाए हैं डीबीएमएस के लेक्चर्स में, वो एक बार जाके आप गो थ्रू करो, डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जाके चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन के साथ भी मैं अटैच कर दूंगी। अब यूनिक का मतलब क्या होता है, जब भी हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, जब हम डेटाबेस के स्कीमा को क्रिएट कर रहे हैं, ये क्या है स्कीमा, मतलब आप इस टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, उसके एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हो। तो अगर मैंने स्टूडेंट की टेबल है और मैंने स्टूडेंट का आईडी नंबर लिया हुआ है, उसका नेम है, उसका कोर्स, उसका मैंने एड्रेस ले लिया, उसका मैंने एज ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। आप यूनिक का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी हम एक कॉलम में वैल्यू यूनिक डालें, तो ये हमें कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी कि जब स्टूडेंट है वो अपनी आईडी एंटर करे वो यूनिक होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि स्टूडेंट किसी का एडमिशन हो रहा है तो उसको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ना असाइन किया गया हो, हर बच्चे को असाइन किया गया होगा और हर एक स्टूडेंट का यूनिक होगा। यानी कि जब आप इसमें टपल्स की एंट्रीज करेंगे तो स्टूडेंट आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सपोज दैट अगर हम, कई बार आपने देखा होगा कि कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं, हम बेसिक एग्जांपल देती हूँ, अगर सबका ईमेल आईडी होगा सभी के पास, जब हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो हमें यूजर नेम वो एंटर करने को बोलता है कि यहाँ पे एंटर करो आप यूजर नेम। सपोज दैट जिसका जो नाम है, मेरा नाम शिप्रा है तो मैंने एंटर किया शिप्रा त्रिपाठी। जब हम एंटर कर रहे हैं तो कई बार क्या हो रहा है कि हो सकता है वो ऑलरेडी किसी ने ले रखा हो,
तो वो क्या बोलेगा कि ये यूजर नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा चेंज करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं, कुछ डॉट लगाया, स्लैश लगाया, डेट ऑफ बर्थ ऐड की, जो भी मर्जी वो ऐड करे, हो सकता है वो अवेलेबल हो। यानी कि जो एक बार डेटाबेस में मैं जिसमें भी, मान लो मैं याहू में अपनी मेल आईडी क्रिएट कर रही हूँ, तो याहू के सर्वर पे अगर शिप्रा त्रिपाठी ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सर्वर में एंट्री यूनिक ही लेगा। मैं उसमें चेंजेस करूंगी तो वो एक्सेप्ट करेगा। यानी कि जो भी कॉलम्स हैं उसमें डेटा जो एंटर होगा वो यूनिक होगा। यानी कि दो स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एज इट इज नहीं सेम हो सकता, भले उसमें वेरिएशन हो, सीक्वेंस नंबर मैच कर सकता है, लेकिन भले सिंगल डिजिट का वेरिएशन हो पर वो होगा। तो एक तो कंस्ट्रेंट ये है कि डेटाबेस में हम जो भी डेटा डाल रहे हैं वो यूनिक एक्सेप्ट करें, डुप्लीकेसी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है। सेकेंड होता है नॉट नल। अब नॉट नल को समझो। नॉट नल का मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि आप उस फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट का कंफ्यूजन ये होता है, उनको लगता है कि नॉट नल का मतलब होता है जीरो। नॉट नल का मतलब जीरो नहीं होता है, जीरो भी अपने आप में एक नंबर है। तो ये जीरो जो है वो नॉट नल नहीं होता है। नॉट नल का मतलब होता है आपने उस कॉलम को एम्प्टी छोड़ा है। अब इसका भी एग्जांपल मैं बेसिक दे दूं। जब हम यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं, हमने अपना नाम दिया, उसके बाद जब कई बार कुछ फील्ड्स होती हैं जो मैंडेटरी होती हैं, उनके आगे ऐसे स्टार मार्क होता है ना। कई बार हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कि आप पासवर्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर आप पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ो और आप साइन अप फॉर्म पे क्लिक करो, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि भाई नॉट नल नहीं है, पासवर्ड मैंडेटरी है, उसे आप फिल करिए। मतलब जिस फील्ड को आपने बनाया हुआ है उसमें कंस्ट्रेंट लगाई है कि भाई स्टूडेंट आईडी एंटर करना ही करना है, आप उसको नल नहीं छोड़ सकते। तो ये कंस्ट्रेंट हम डेटाबेस जब क्रिएट करेंगे तब हम लगाएंगे कि एस आई डी नॉट इक्वल टू नल या फिर इक्वल टू नॉट नल। इसका मतलब वो आप उसमें वैल्यू एंटर करो, आप उसको फील्ड को छोड़ नहीं सकते। अगर जो मैंडेटरी नहीं होती है, कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करते हैं तो मोबाइल नंबर होता है और लैंडलाइन होता है। कई बार लैंडलाइन होता है कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप फिल करिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसी तरह से जो मैंडेटरी है उसमें फिल करना नेसेसरी है। तो सेकंड कंस्ट्रेंट होगी नॉट नल, मतलब फील्ड को आप नल नहीं छोड़ सकते, उसमें आपको डेटा फिल करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है आपकी दोनों का कॉम्बिनेशन, यूनिक प्लस नॉट नल। यानी कि यूनिक भी होना चाहिए, नॉट नल भी होना चाहिए। और ये मैंने डीबीएमएस में बताया था, बार बार रिपीट किया था कि प्राइमरी की का जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि प्राइमरी की हम उसी को बना सकते हैं, उसी एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएंगे जो यूनिक भी हो प्लस नॉट नल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। क्योंकि ये जितनी भी कंस्ट्रेंट मैं बता रही हूँ, ये जो सारी कंस्ट्रेंट है ना, ये किस पे अप्लाई होती हैं? ये अप्लाई होती हैं सिर्फ हमारे एट्रीब्यूट्स पर, यानी कि कॉलम पर। अगर एट्रीब्यूट्स वर्ड भूल जाएं तो कॉलम्स पे, ये सारी कंडीशन कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। तो प्राइमरी की का क्या रूल था कि प्राइमरी की यूनिक भी होती है प्लस नॉट नल भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट आईडी एक तो यूनिक होनी चाहिए, किसी भी दो स्टूडेंट की यूनिक आईडी सेम नहीं होनी चाहिए, प्लस इसको मैंने बना दिया कि ये वही इस फील्ड को आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते, ये नॉट नल है। यानी कि सीधा सा मतलब ये है, वन स्टेटमेंट में बोल सकती हूँ कि स्टूडेंट आईडी जो है उसको भैया प्राइमरी की बना दो, वो ऑटोमेटिकली यूनिक भी हो जाएगा और वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि उसको उसमें आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी। तो ये प्राइमरी की डिटेल वीडियो आप जाके जरूर चेक करना, जिसमें पूरा प्राइमरी की मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है और इवन इसको इलेबोरेट भी किया है टेबल की हेल्प से। नेक्स्ट आते हैं चेक। चेक क्या होता है? चेक में क्या होता है, कंस्ट्रेंट तो हमने अप्लाई कर दी, लेकिन उसके बाद क्या, उसको चेक भी करना पड़ेगा कि वो कंस्ट्रेंट प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। सपोज दैट मैंने एज में कंस्ट्रेंट लगाया कि इसकी जो वैल्यू है ना वो इंटीजर होनी चाहिए, ये मैंने कंस्ट्रेंट, क्योंकि एज इंटीजर में ही जाएगी। अब क्या होगा ना, इंटीजर वैल्यू में तो हम कुछ भी एंटर कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसमें एंटर कर दिया 2 या -10 -15, कुछ भी है तो इंटीजर ही वैल्यू ना, तो वो उसको ले लेगा, जबकि एज माइनस में तो नहीं होगी। तो हमें ये चेक भी करना है कि जो कंस्ट्रेंट हमने लगाई है वो किस तरीके से वर्क करे। यानी हमें इसमें फिर वेयर कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। हमें लगाना पड़ेगा कि आप जब एज कॉलम में एंटर कर रहे हो तो वैल्यू इंटीजर होने के साथ साथ
ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, या ग्रेटर देन जो भी आप देना चाहो कंडीशन वो होना चाहिए, तो उसी वैल्यू को लेगा। अगर कोई 10 एंटर करेगा तो वो नहीं लेगा, माइनस में एंटर करेगा नहीं लेगा, उसमें 18 से प्लस वैल्यू अगर होगी तो उसको अप्रूव करेगा, वो वैल्यू वो ले लेगा। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रेंट लगाने के बाद उनका चेक कि कंस्ट्रेंट अप्लाई प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट भी मतलब इसी तरीके की कंस्ट्रेंट है कि डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली ले ले वो। सपोज दैट कई बार क्या होता है ना, हम किसी कॉलम में कोई वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है वो ले लेते हैं। सपोज दैट जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे एम्प्लॉय या इसी की टेबल है, इसमें मैंने सेट कर दिया कि जैसे जो दिल्ली के स्टूडेंट हैं जिनका एड्रेस दिल्ली है, अगर उस कॉलम को मैं कोई कॉलम में एड्रेस को फील्ड को अगर मैं ब्लैंक छोड़ दे रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो वहां पे सेट किया है कि अगर कोई एम्प्टी आ रहा है उसमें कोई एड्रेस एंटर नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट उसको ना दिल्ली मेंशन कर दो आप, तो वो आपके ब्लैंक को ले लेगा और वो ब्लैंक को डेटाबेस में एंट्री दिल्ली के नाम से कर देगा। ठीक है, तो वो डिफॉल्ट वैल्यूज, जैसे एम्प्लॉय की बात करें तो किसी एम्प्लॉय की सैलरी अगर मान लो मैंने नहीं फिल की और मैंने बाय डिफॉल्ट वहां पे सैलरी सेट कर रखी है 20,000, यानी कि अगर मैंने सैलरी एग्जैक्ट सैलरी एंटर नहीं की, एग्जैक्ट फिगर मैंने वहां पे एंटर नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वो सेट कर देगा कि 20,000 की ये सैलरी बाय डिफॉल्ट होगी। ठीक है, तो ये कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जो हम डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। तो अगर यूजर उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ता है तो बाय डिफॉल्ट जो हमने ड्यूरिंग डेटाबेस क्रिएशन कंस्ट्रेंट दे रखी है उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। एंड लास्ट वन इज फॉरेन की, ये भी दोनों इंटर रिलेटेड है, इनको आप प्लीज जाके जरूर चेक करना। प्राइमरी की और फॉरेन की मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉरेन की भी क्या होता है, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर ये वर्ड भी आएगा ना तो इसको फॉरेन की ही बोलते हैं। ये भी क्या होता है, एक तरीके से एक टेबल जो है उसमें प्राइमरी की जब मल्टीपल टेबल्स है ना उनके बीच में हम जब डेटा रिट्राइव या फेच करते हैं या दोनों के बीच में हमें टेबल्स को ज्वाइन करने की नीड हो रही है तो वहां पे वर्कआउट होता है फॉरेन की का, यानी कि एक टेबल में जो की एज ए प्राइमरी की एक्ट कर रही है, अगर मैं दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए उसी सिमिलर की का यूज करती हूँ तो वो की एक्ट करती है ऐसे फॉरेन की। यानी कि अगर स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की मैंने बनाई है और एक और मैंने फैकल्टी की टेबल बना रखी है या एम्प्लॉय की टेबल बना रखी है, उसमें उसको फॉरेन उसकी फॉरेन की तरह एक्ट कर सकती है। यानी कि फॉरेन की और प्राइमरी की ये दोनों कीज के कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप रीड आउट कर लीजिएगा। जो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है कि टेबल्स को दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए इसकी नीड होती है। डिटेल इसका फुल लेक्चर अवेलेबल है फॉरेन की का, टेबल्स के बीच में किस तरह कनेक्टिविटी करना है, वो सारे के सारे ये दोनों लेक्चर्स प्राइमरी की और फॉरेन की का ये दोनों ही मैं कनेक्ट कर दूंगी आई बटन के साथ भी, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये रीड करना है इन डिटेल। अब ये मैंने आपको इतने सारे कंस्ट्रेंट करा दिए हैं, बेसिकली आपके सिलेबस में ये तीन ही कंस्ट्रेंट मेंशन है, एक यूनिक, एक नॉर्मल और एक प्राइमरी, बट एक्चुअली ये सारे कंस्ट्रेंट होते हैं तो ये 3 मैंने एडिशनल करवा दिए हैं, तो आप गो थ्रू कर लो, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। लेकिन मेनली मेंशन आपके सिलेबस में ये 3 है कि यूनिक होना चाहिए, दूसरा नॉर्मल होना चाहिए और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन ही है प्राइमरी की। ठीक है, फॉरेन की आप एक बार स्टडी कर लेना, दोनों टेबल के बीच में इंटरेक्शन के लिए यूज होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। कंस्ट्रेंट कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वी मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।